हाँ, तो बच्चों, पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर 8 में हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स के बारे में अध्ययन किया था। आइए आज वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अध्ययन करें। ये पहला चैप्टर ही चल रहा है। कभी कभार ये होता है कि लंबा वीडियो बनाना पड़ता है किसी चीज को समझाने के लिए, और इसमें किसी चीज को और छोटा वीडियो, कई बच्चे बड़े वीडियो को पसंद करते हैं और कई बच्चे छोटे वीडियो को पसंद करते हैं। तो फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन बिटवीन बने, न बहुत बड़ा हो न बहुत छोटा हो, 30 मिनट के आसपास का हो। यदि आपकी डिमांड होगी तो हो सकता है कि मैं 50 मिनट का या 1 घंटे तक की भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप लोग थोड़े थोड़े छोटे छोटे खंडों में, सूक्ष्म खंडों में इसको समझने का प्रयास करें जो बताया जा रहा है। तो आज हम आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताने चल रहे हैं। हालांकि कई किताबों में वैद्युत फ्लक्स के बाद गॉस लॉ दिया है और फिर उसके बाद से पूरा गॉस लॉ समझाने के बाद कई चीजें दी हुई हैं, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में ये वैद्युत फ्लक्स के बाद वैद्युत द्विध्रुव आता है, इसलिए यहाँ पर हम आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बता रहे हैं। मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको बताने की ये मेरी पूरी की पूरी कोशिश है कि आप एनसीईआरटी की बुक को समझ लें। इसको तो मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। बता रहे हैं हम आपको वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? जब दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों तो वे वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं या वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। मान लीजिए एक आवेश प्लस क्यू है तो दूसरा आवेश माइनस क्यू, एक आवेश प्लस क्यू दूसरा आवेश माइनस क्यू, और ये दोनों जो है अत्यंत अल्प दूरी पर रखे गए हैं, दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है, तो कहा जाएगा कि यह वैद्युत द्विध्रुव है। इन आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी 2a लेते हैं या 2l लेते हैं। कई किताबों में कई तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे a लिया गया है तो 2a लिया जाता है। आप कह सकते हैं कि यहाँ 2a क्यों लिया गया है? यहाँ पे a भी तो लिया जा सकता था, लिया जा सकता है। a लेने के लिए ये लिया जाएगा, फिर इससे संबंधित आगे जो डेरिवेशन होंगे उसमें जो फार्मूला आएगा, फार्मूला का स्वरूप तो वही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ अंक बढ़ जाएंगे। तो फार्मूले को याद रखने की दृष्टि से यहाँ पर 2a लिया जाता है। आगे क्लास में जब जाएंगे, बीएससी जाएंगे, एमएससी में जाएंगे, तो फिर यहाँ पर 2a की जगह पर l का ही प्रयोग किया जाता है या e का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पर बच्चों की समझदारी कुछ ज्यादा ही हो जाती है। तो वहां पर वो यहाँ पर 2a के स्थान पर यही लिखना पसंद करते हैं या l लिखना पसंद करते हैं। बाद में जो कैलकुलेशन होता है उसको कर ले जाते हैं। इंटरमीडिएट स्टेज पर यहाँ पे 2a क्यों लिया जा रहा है, ये अभी आने वाले लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा कि इसको 2a क्यों लेते हैं, उसको अभी हम बताएंगे। और तो अत्यंत सूक्ष्म दूरी पर रखे गए दो बराबर तथा विपरीत आवेश वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। यहाँ एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है, ये दोनों जो है वैद्युत द्विध्रुव कहलाएंगे। इन दोनों के बीच की दूरी 2a है। ये जो इसका मिड पॉइंट है, इन दोनों आवेश प्लस क्यू और प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो मिड पॉइंट है, जो मध्य बिंदु है, इसको बोला जाता है द्विध्रुव का केंद्र। और द्विध्रुव की दिशा क्या होती है? द्विध्रुव की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ मानी जाती है। कि वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा, यह वैद्युत द्विध्रुव एक दिशात्मक राशि है या सदिश राशि है, और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ मापी जाती है। और इसके मिड पॉइंट को जो है द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। इसी से संबंधित एक भौतिक राशि होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? सपोज कर लीजिए कि ये द्विध्रुव है प्लस और ये माइनस, इसका मिड पॉइंट है यह O और इन दोनों के बीच की दूरी 2a है। यह प्लस q है, ये माइनस q है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिफाइन कैसे किया जाता है? किसी एक आवेश, कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम? कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और यहां पे हम ब्रैकेट में लिख दें P और इस पर एरो लगा दें। वास्तव में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वेक्टर P द्वारा, स्मॉल p द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए हमने यहीं पर लिख दिया, लिखेंगे नीचे तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूं आपके लिए। कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है तथा इसकी दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है, जो कि ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। तो कैसे लिखते हैं? वेक्टर P या P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। अब आप कहेंगे यह आवेश भी अदिश राशि है या दूरी भी अदिश राशि है, तो यह सदिश राशि कैसे हुई? यह वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुई? वास्तविकता यह है, इन दोनों के बीच की दूरी इतनी कम होती है कि दोनों को मिलाया तो एक सीधी रेखा होगी। ये सीधी रेखा होने के कारण यह दिशात्मक हो जाती है और इसकी दिशा, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। तो यह जो वेक्टर है 2a, इसके कारण यहाँ पर जो है ये वेक्टर आ जाता है। वैसे सामान्यतः लिखा जाता है कि P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। आशा है कि यहाँ तक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में समझ गए होंगे। तो अब बिंदु द्विध्रुव किसे कहते हैं? जब ये एक धन आवेश और ऋण आवेश, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम हो जाए। जैसे हमने एक धन आवेश और ऋण आवेश, इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम मैंने कर दिया, यानी 2a टेंड्स टू 0, इन दोनों के बीच की दूरी 0 के लगभग बराबर हो, बट 2a इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप न करें, तब उस दिशा में ये द्विध्रुव जो है पॉइंट डाइपोल या बिंदु द्विध्रुव कहलाएंगे। और यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली यह भी है कि जो गौर करने वाली चीज है वो ये कि अगर कोई धन आवेश कहीं होता है तो धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। इसलिए इस आवेश के कारण किसी बिंदु पर, चाहे यहां या यहां कहीं भी, स्पेस अराउंड द पॉजिटिव चार्ज कहीं भी, अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा को देखना चाहते हैं तो इस बिंदु से इस आवेश को मिला देते हैं, क्योंकि ये बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो ये क्या है? इसके कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा
और कोई ऋण आवेश यदि है तो इसका विपरीत उल्टा, एक मिनट, ये ऐसे है, ऐसे, या इस धन आवेश के कारण हम यहां पर देखना चाहें, इस पॉइंट पे देखना चाहें तो ये बाहर की तरफ होगा, लेकिन ऋण आवेश के कारण सपोज कि हम यहां देखना चाहते हैं, इस बिंदु पर देखना चाहते हैं, तो इससे इसको मिला दीजिए और फिर ये डायरेक्शन देख लीजिए। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह इस डायरेक्शन में होगा, या यहाँ पर इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो इससे इसको मिला दीजिए, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ई इधर तरफ होगी। पीछे के लेक्चर्स में आपको बताया जा चुका है कि कोई एक आवेश यदि Q यहाँ पर है तो इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये आपको बताया गया। अगर यह पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहां से बाहर की दिशा में होगा, अगर यह ही निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की दिशा अगर यह निगेटिव होता तो यहां से इस डायरेक्शन में होती। इस फार्मूले का उपयोग करते हुए हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इस संदर्भ में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना यह चाहता हूं कि मान लीजिए कोई एक धन आवेश है यहां पर, तो यहां से r दूरी पर स्थित बिंदु पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, बाहर धन आवेश है तो बाहर की तरफ होगी, और इसको मान लीजिए E1, मान लीजिए यह प्लस Q है। इसी के ठीक ऊपर तो E1 इज इक्वल, अगर यह डिस्टेंस r हो तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, या यहाँ पर K भी लिखा जाता है। जब मीडियम पूरा K परावैद्युतांक वाला हो तो यहाँ पर K भी लिखा जाता है। लेकिन अगर यहीं पर इसी के ठीक ऊपर मैं ब्लैक से भी इसको बनाने जा रहा हूं, प्लस ये माइनस Q आवेश, तो माइनस Q के कारण अगर यहाँ पे माइनस Q रख दिया जाएगा तो माइनस Q के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन केवल चेंज होगी, और यह हो जाएगा E2, ये हो जाएगा E2। वेक्टर मत बनाइए तो दिशा इसकी ये दिखाई जा रही है, दिशा इस दिशा में भी दिखाई, तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो यहाँ पर ये Q अपान R स्क्वायर, Q अपान R स्क्वायर सभी ये वेक्टर E1 या E1 जो है E2 के बराबर है तथा विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पर जब परिणामी निकालेंगे तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2 एंड इट विल इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इतने में से इतने को जब घटाया जाएगा तो ये दिशात्मक रूप से भी यहाँ पर जो इसका परिमाण आएगा, परिणामी का परिणाम जो आएगा वह जो होगा 0 होगा। अर्थात तो पॉजिटिव से जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों कंसाइड करते हैं तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 0 होती है। लेकिन यदि यहीं पे पॉजिटिव चार्ज हो, इसके ठीक बगल में नेगेटिव चार्ज हो जाए, जैसा कि बताया गया कि यह द्विध्रुव है, तो इस द्विध्रुव के कारण अब यहाँ पर कोई बिंदु है, अगर मान लीजिए दूरी है तो ये दूरी कम है और यह दूरी अधिक है, तो आप जानते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यहाँ पर दूरी कम है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और यहाँ से यह दूरी, ये पॉइंट P की दूरी जो है अधिक है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कम होगी, लेकिन माइनस के कारण इस डायरेक्शन में होगी, तो ये वेक्टर बड़ा हो जाएगा, या E1 का वेक्टर, E1 मतलब इस डायरेक्शन का वेक्टर बड़ा हो जाएगा, इधर का डायरेक्शन छोटा हो जाएगा। तो E1 में से जब E2 को घटाएंगे तो जो रिजल्टेंट जाएगा वो इस दिशा में जाएगा, E1 की डायरेक्शन में जाएगा। तो जब E1 के डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पर एक परिणामी वैद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। इसी परिणामी वैद्युत क्षेत्र को हम प्राप्त करने की विधियां सीखेंगे। या इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। इसके पहले कि मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करूं, आपको दो तरीके के मॉलिक्यूल्स के बारे में बता दूं। एक पोलर मॉलिक्यूल होता है और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल।
पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर। आइए सबसे पहले हम आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वह मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों कंसाइड करते हैं, दोनों एक ही जगह पर रहते हैं, तो उसको बोला जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल या अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणु। और जैसे CH4 है, CH4 की जब संरचना आप बनाते हैं तो CH, ये यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, ये इस तरह से। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इसके इन सब का सेंटर जो है यहीं पे है और कार्बन का भी सेंटर यहीं पर है, तो यह जो है कहलाता है, दोनों का सेंटर कंसाइड करता है, तो इसका यह नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये और ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं डाइपोल, ए और ए भी मिलकर बना रहे हैं डाइपोल, ये यह और यह मिलकर के डाइपोल बना रहे हैं, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन मिलकर के भी डाइपोल बना रहे हैं। आइए जरा इसको हम आपको यहाँ पे समझाएं कि ये C है, इधर कार्बन हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन डेल्टा नेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? डेल्टा नेगेटिव टू डेल्टा नेगेटिव, आवेश से धन आवेश की तरफ, ये यहाँ पे डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। यहाँ पर देखिए ये डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। यहाँ पर ये डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन इधर दिशा में होगी। और ये डेल्टा नेगेटिव है और ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये इसको इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अधिक होती है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। केमिस्ट्री में बताया गया होगा, उसको यहाँ पे बताने लगेंगे, एक्सप्लेन करने लगेंगे, तो ज्यादा समय लगेगा, इसलिए इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये देखिए इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण इधर की तरफ, इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण इधर तरफ, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, इसलिए द टोटल नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज 0। तो इसलिए ये जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है या अध्रुवीय अणु कहा जाता है। CO2 को भी लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी अध्रुवीय अणु है। CO2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और उधर भी ये डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। ये जब निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से, तो इस तरीके से जो है ये इसका भी नेट मैग्नेटिक मोमेंट, अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इसका भी जो है 0 हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो यह इस तरीके से यह नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। आइए अब हम पोलर मॉलिक्यूल पे बात करते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल या ध्रुवीय अणु किसे कहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल या ध्रुवीय अणु जान लीजिए, जानकारी के लिए है। H2O जो है जल को कहा जाता है, ऑक्सीजन इसका स्ट्रक्चर जब बनाया जाता है तो ऑक्सीजन और ऐसे ये डेल्टा नेगेटिव से दर्शाया जाता है और हाइड्रोजन को डेल्टा पॉजिटिव, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जब कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, जब कोवैलेंट सहसंयोजक बंध बनाते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, खींच लेता है अपनी तरफ, इसलिए डेल्टा नेगेटिव हो जाता है, डेल्टा पॉजिटिव। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन भी पर भी डेल्टा पॉजिटिव होता है। अब आप देखेंगे कि ये डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव, तो जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P की डायरेक्शन होती है इधर होती है P, और यहाँ पर भी होता है P। तो इसके बीच का कुछ एंगल बन जाता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जब निकालेंगे, सपोज दैट ये एंगल थीटा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा P² + P²,
अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा, इन दोनों का रिजल्टेंट बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री 5 मिनट पीछे से होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर CO2 में क्या था, CO2 में यह था कि यह C था और डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो, ये लीनियर थे, एक ही रेखा में थे, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन बन रही थी एक दूसरे के अपोजिट बन रही थी। इस कारण यहाँ पर अगर यही दोनों H2O में यदि ऐसा होता, लेकिन होता नहीं, यदि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ और यहाँ पर वैद्युत ध्रुव होगी। अगर इस तरह से होता तो इसका शून्य होता, लेकिन ऐसा होता नहीं। आइए अब हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक होता है अक्षीय स्थिति, तो द्विध्रुव की अक्ष किसे कहते हैं। दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति में, निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में, और तीसरा होता है किसी भी स्थिति में। इस किसी भी स्थिति की एक कंडीशन ये अक्षीय स्थिति होती है और एक कंडीशन जो है निरक्षीय स्थिति होती है। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। Intensity of electric field. In its axial position, in its axial POSITION और इंड ऑन पोजीशन भी बोला जाता है, इंड ऑन पोजीशन। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे निकालते हैं इसको, इसके बारे में आइए देखते हैं। कभी भी वैद्युत द्विध्रुव जब हम बनाते हैं तो बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका यह सिरा प्लस इधर की तरफ रखें और माइनस वाला सिरा इधर की तरफ रखें। इसका लाभ आपको आगे मिलेगा, आगे बताया जाएगा क्यों ऐसा करते हैं। या ऐसा नहीं है, ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, बता दूं, प्लस को इधर भी रखा जा सकता है, माइनस को इधर भी रखा जाता है, लेकिन आप ऐसा ही करेंगे क्योंकि आगे जो कैलकुलेशंस आएंगे या आगे जो थ्योरी हमको पढ़नी है उससे कहीं ना कहीं ये कुछ जुड़ा हुआ है, उससे हम उसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे। यह है प्लस क्यू और यह है माइनस। तो इसकी अक्ष किसे कहते हैं, एक्सियल पोजीशन किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाला जाता है। वैद्युत दोनों वैद्युत आवेशों को मिलाने वाली रेखा ही जो
मिलाई जा रही है, ये जो रेखा होती है यही वैद्युत द्विध्रुव की जो है अक्ष कहलाती है। निरक्ष किसे कहते हैं? इन दोनों के मिड पॉइंट से अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से होकर जाने वाले तथा अक्ष पर लंब जो रेखा होती है वह निरक्षीय रेखा कहलाती है। फिलहाल अभी हम निरक्ष पर बात नहीं करेंगे। मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इसकी यहां से यह दूरी जो है, इन दोनों के बीच की दूरी 2a है, लेकिन जब हम इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे तो यह डिस्टेंस a हो जाएगी और यह डिस्टेंस b क्या हो जाएगी, ये। द्विध्रुव से इस पॉइंट P की दूरी r है। इसका मतलब क्या होगा कि प्लस Q से दूरी r है कि माइनस Q से दूरी r है कि इसके मिड पॉइंट से। इसका मतलब ये होता है कि यहां से लेंगे तो भी गलत है, यहां से लेंगे तो भी गलत है। इसके लिए जो दूरी लिया जाता है इसके मिड पॉइंट से लिया जाता है। कभी भी वैद्युत द्विध्रुव से दूरी का के वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से किया जाता है। तो यहां से यह दूरी जो है ये मान लीजिए r है। यहां से r दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिस्थित पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहां से तो प्लस Q से इस पॉइंट P की दूरी कितनी हो जाएगी? अगर आप निकालेंगे, यह दूरी r है और यह दूरी ये है, तो ये हो जाएगा r माइनस a। और यहां से माइनस Q से और बिंदु P तक की दूरी ये r माइनस a, ये और ये दूरी हो जाएगी r प्लस a। क्यों? देखिए ये दूरी r है और ये इतनी दूरी a है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी r प्लस a, ये दूरी r और यह दूरी r माइनस a। ये तीनों दूरियां आपके सामने हैं। अब मान लीजिए प्लस Q के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ होगी? प्लस है, अपने में से वैद्युत बल रेखाओं को बाहर निकालता है। तो यहां पर ये सपोज दैट यह E प्लस Q और इसके कारण, इस माइनस आवेश के कारण, ऋण आवेश के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कोई पॉइंट P है तो यहां पर E माइनस। इसको बनाते समय ध्यान देंगे कि जो प्लस Q है इसके नजदीक है तो ये ज्यादा प्रभावी होगा। इस कारण इसका यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी और यह दूरी पर है, इसलिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। तो इस वेक्टर को छोटा बनाएंगे और इस वेक्टर को बड़ा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एक फार्मूला होता है, आप जानते हैं, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। किसी एक आवेश के कारण r दूरी पर स्थित, जब यहाँ पे r की वैल्यू कम होगी तो E की वैल्यू अधिक होगी, r की वैल्यू अधिक होगी तो E की वैल्यू कम होगी। यह जो है r की वैल्यू कम है, यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी कम है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अधिक होगी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। और इस पॉइंट पर, यह पॉइंट इससे दूर है, इसलिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है कम होगी। ये चीज क्लियर हुई? तो बिंदु P पर पहले E प्लस Q कितना होगा, आइए निकालते हैं। E प्लस Q = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान प्लस Q है ना, तो ये इसको करेंगे, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस है r माइनस a का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको पीछे के लेक्चर्स में बताया जा चुका है। तो ये जो डिस्टेंस की जगह पर लिख देंगे r माइनस a। अब इसकी डायरेक्शन किस दिशा में हो जाएगी? इसके आगे यदि आप डायरेक्शन लिखना चाहते हैं तो यह इस दिशा में है। तो सपोज दैट कि आप चार्ज पॉइंट ए पर रखा हुआ है या पॉइंट बी पर रखा हुआ है, तो बीपी दिशा में, बीपी दिशा में या इन द डायरेक्शन ऑफ बीपी, और यहाँ पर ई क्यू, ई माइनस क्यू निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू अपान हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसके डायरेक्शन को तो हम यहीं पर दर्शाते चले जा रहे हैं। नहीं तो अगर इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो फिर प्लस माइनस होता रहेगा, जैसे भी समझें आप। तो यहां पर हो जाएगा, यहां से इसकी डायरेक्शन है आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, अब इतने में से जब इसको हम घटाएंगे तो ये देखिए घटाने का तरीका, ये हो गया पहला वेक्टर E प्लस क्यू। अब घटाते समय पहले वाले वेक्टर के हेड पर दूसरे की का टेल रखते हैं, दूसरा वेक्टर है, इसका टेल जब इस पे रखेंगे तो ये जो है पीछे की तरफ आएगा इस डायरेक्शन में, और यह वेक्टर कितना हो जाएगा, ये वेक्टर E माइनस क्यू का होगा, E माइनस क्यू का। यानी अब क्या करते हैं, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिला देते हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला देते हैं। तो टेल को टेल से और हेड को हेड से, तो जो ये होता है ये वेक्टर जो बचा आपका, तो ये जो वेक्टर कहलाएगा दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर E। तो कैसे ज्ञात करते हैं, यहां पर वेक्टर E या नॉट वेक्टर E इज इक्वल टू, यह बड़ा है यह छोटा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइए, यहां पर हो जाएगा E प्लस क्यू माइनस टाइम्स E माइनस क्यू। यहाँ E प्लस क्यू के कारण कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस ए। प्लस क्यू के कारण माइनस है ना, तो यहां पर माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इस कैलकुलेशन के लिए हमको तो इसे इरेज करना ही पड़ेगा, तो आइए हम इसको इरेज करते हैं। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, E माइनस क्यू वाले की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में P से B की तरफ या BA की दिशा में, PB लिखें या PB लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, PB दिशा में। अब यहां पर देखिए जो रिजल्टेंट जाएगा, जो परिणामी जाएगा वो इस डायरेक्शन में है, तो यह डायरेक्शन कौन सी है, इधर वाली डायरेक्शन BP है, तो जो रिजल्टेंट लिखा जाएगा वो BP दिशा में लिखा जाएगा। आइए अब हम कैलकुलेशन करते हैं इसके लिए, इसको मिटाते हैं। E is equal to Q upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लेते हैं तो 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस टाइम्स 1/r प्लस ए स्क्वायर। ये आपके लिए भी आसान होगा, इसके बाद हमको डायरेक्ट रिजल्ट लिखना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन करके दिखाना है, इसलिए मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। r प्लस ए का, अब ये चीज इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स r माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा q और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस, ये ब्रैकेट में इसको रखेंगे, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra अपान, ये देखिए दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर दोनों को एक में ले लेंगे, तो ये r माइनस ए आर प्लस ए होता है r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये स्क्वायर हटा दीजिए और यहाँ पर विद इन कर्ली ब्रैकेट ले लीजिए, इसके ऊपर स्क्वायर कर दीजिए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो अब क्या होगा,
ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 2RA हो जाएगा 4RA, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 4RA अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अब यहां पर इसको जरा हम मॉडिफाई करके कुछ लिखने का प्रयास करते हैं। कैसे? देखिए यहां पर लिखा जा सकता है E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 टाइम्स Q इंटू 2A। क्यों? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 गिव्स 4A, Q इंटू 4A। और एक R बचा हुआ है, तो यहां पर R हम लिखेंगे अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल टू द पावर 2। अभी आपको बताया गया है Q इंटू 2A जो होता है ये P के बराबर होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, तो E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर हो जाएगा 2PR अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस फार्मूले को लर्न करना चाहिए, याद रखना चाहिए, इसलिए कि इसका भी यूज कभी कभी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में होता है। इसके बाद की केस क्या आती है? जब ये यहां पर वैद्युत ध्रुव है, ये प्लस Q है, ये माइनस है, इसके मिड पॉइंट से ये दूरी, ये R जो है इस A की तुलना में R बहुत बड़ी हो, तो यहां पर से इस A को छोड़ा जा सकता है, या यहां से इस A को छोड़ा जा सकता है। आप कह सकते हैं कि इसे को क्यों नहीं छोड़ेंगे, इसे को भी छोड़िए क्योंकि एक ही है, इसे को भी छोड़िए, लेकिन ये इसलिए नहीं छोड़ा जाएगा। आइए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं कि मान लीजिए 4 प्लस 0.000004 है, तो ये जब जोड़ेंगे तो 4.1 2 3 4 5 6 और फिर 4, ये कुछ इतना होगा। तो इसके कंपैरिजन में यह बहुत छोटा है, इसलिए इसको छोड़ भी दिया जाएगा, लेकिन अगर 4 मल्टीप्लाइड बाय करते हैं 0.00004, तो यहां पर 4 4 जो है 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए ये बहुत छोटा हो गया। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाता है छोटी वाली राशि से तो बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पर तो ये इफेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर जोड़ना या घटाना इफेक्ट नहीं करेगा। इसलिए जब कोई राशि बहुत छोटी होती है तो उसको जोड़ने या घटाने में तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन गुणा करते समय या भाग देते समय छोड़ा नहीं जाता है। तो लिखा जाता है, एक फार्मूला ये है, इसको याद रखना चाहिए। फिर तो यह किस दिशा में होगा, यह अभी हमने बताया था, आवेश यहाँ पर A था या B था, और यहाँ पर जो पॉइंट था, यहाँ पर जो पॉइंट था P था, तो इस डायरेक्शन में अभी हमने दिखलाया था, तो BP दिशा किस दिशा में ये होगा, BP दिशा में। अब आइए, यदि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, इस A की तुलना में R बहुत बड़ा हो, तो क्या करेंगे? E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2PR अपान R, यहां इसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा R टू दी पावर 4। अब एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। यह फार्मूला फ्रीक्वेंटली यूज होता है क्वेश्चन के सॉल्व करने में, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पीपी दिशा में, बीपी दिशा में। तो इस तरीके से आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में निकालना सीखा। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = 1/4πε0 2p/r³। ε0 या ε0 कुछ भी कह लीजिए। तो हमारी दोनों आदत है, कभी ε0 कभी ε0 कहने की। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स हो जाता है कभी कभी। तो इट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वैद्युत क्षेत्र के निरक्षीय तल में या निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और किसी भी बिंदु पर निकाला जाएगा तो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज नोट करने लायक है, क्या कि ये देखिए, ये ऋण आवेश था, ये धन आवेश था, इसको याद रखे रहिएगा। और इसकी दिशा, इसमें जो P की डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, यहाँ पर इस डायरेक्शन है। और अभी जो आपने रिजल्टेंट E1 E2 को घटा के निकाला, इधर जब देखेंगे इस डायरेक्शन की तरफ देखेंगे तो इस फ्रॉम A टू B, A से B के दिशा में आई है इधर की तरफ। यदि आप यहां से इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, जरा आप इधर की तरफ देखने की कोशिश करें, इस इधर की तरफ देखने की कोशिश करें, या A है या B है या A टू B। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई A टू B। इट में आई मीन एक्सियल पोजीशन में फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसके अंदर नहीं, हम बाहर की बात कर रहे हैं, चाहे इस तरफ या इस तरफ। तो यहां पर निकालने की कोशिश करेंगे तो यहां पर यह नेगेटिव है, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यह ज्यादा प्रभावी होगा, इसकी लंबाई ज्यादा होगी। ये पॉजिटिव है तो यहाँ दूर की तरफ होगा, इसकी लंबाई कम होगी। तो फिर इधर इसमें से जब इसको घटाएंगे तो भी इस लाइन पर भी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, इट विल बी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अर्थात जब कभी भी वैद्युत द्विध्रुव हम बनाएंगे तो अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह सदैव P के डायरेक्शन में ही होगी। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत क्षेत्र की दिशा या इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जो है, जो डायरेक्शन, वह P के ही डायरेक्शन में होगी। एक चीज याद किए रहेगा। अगले वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कैसे निरक्षीय स्थिति में निकाला जाता है और कैसे किसी बिंदु पर निकाला जाता है। धन्यवाद वॉच करने के लिए।